10,000 क्वेश्चन की ई बुक मात्र 99 में, जिसमें आपको एनसीईआरटी साइंस और जीके के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और प्यारे साथियों, क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने पर आपको एकदम निःशुल्क मिलने वाली है। प्रश्न है, श्वसन श्रृंखला में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? तो श्वसन श्रृंखला जो होती है उसमें अंतिम जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वो होता है ऑक्सीजन। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। प्यारे साथियों, वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो श्वसन श्रृंखला में जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, O2 होता है, और यह माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉनों और हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर के H2O का निर्माण करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का औसत जीवन काल लगभग कितना होता है? तो आरबीसी का औसत जीवन काल जो होता है वो होता है 120 दिन। कितना? 120 दिन होता है। तो मानव लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है, और इनका कार्य जो होता है कि विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करना, और इनका जो निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा में होता है, और विघटन जो है पूरे 120 दिन के बाद में प्लीहा में होता है, और ये यकृत में नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। जी हाँ, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण किस प्रक्रिया में होता है? तो ये जो है प्रकाश अपक्रिया में होता है। कहाँ होता है? ये प्रकाश अपक्रिया में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण क्लोरोप्लास्ट और थाइकोलाइड झिल्ली में होने वाली प्रकाश निर्भर अपक्रिया या फिर प्रकाश अपक्रिया के दौरान होता है। इस प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके जल के अणुओं का विघटन होता है, और एटीपी संश्लेषण नामक एंजाइम की मदद से एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ में। प्यारे साथियों, बड़ी मेहनत लगती है, तो अगर क्लास अच्छी लगे ना तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, नाइस वीडियो, एक्सीलेंट वीडियो का। और अंत में कितने प्रश्न आपके सही हुए ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई को जो है वो नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। वृक्क की क्रियात्मक इकाई को जो है वो नेफ्रॉन कहा जाता है। वृक्क गुर्दे की क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई होती है उसको नेफ्रॉन या फिर वृक्काणु कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लाखों सूक्ष्म नेफ्रॉन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रत्येक जो वृक्क होता है उसमें लाखों सूक्ष्म जो है नेफ्रॉन होते हैं, जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त तरल जो है छान करके मूत्र का निर्माण करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ में नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAM पौधों में रंध्र सामान्यतः कब खुलते हैं? जी हाँ, CAM पौधों में रंध्र सामान्यतः कब खुलते हैं? तो CAM का मतलब क्या होता है? कैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इनमें पौधों में जो रंध्र होते हैं वो सामान्यतः जो है वो रात के समय में खुलते हैं। अच्छा, पौधे जो है रात में अपने रंध्र खोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अंदर लेकर के कार्बनिक अम्लों के रूप में जमा कर लेते हैं, और कुछ दिनों बाद जो है वाष्पोत्सर्जन के जरिए पानी की कमी को रोकने के लिए दिन के समय इनके रंध्र जो है वो बंद रहते हैं। और जैसे अगर बात कर ली जाए कि शुष्क वातावरण में क्या रहता है, तो उसमें जीवित रहने के लिए पौधों का एक प्राकृतिक अनुकूलन होता है। जैसे जो मरुस्थल में जो होते हैं उनका एक प्राकृतिक अनुकूलन होता है, जैसे अनानास हो गया, कैक्टस है या फिर नागफनी है। तो इनका जो है ये जो है शुष्क वातावरण में ये इस प्रकार से जो है पौधे सर्वाइव करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ में वो है रात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली इंसुलेटिंग परत को क्या कहलाती है? तो वो परत क्या कहलाती है जो इंसुलेटिंग होती है? तो वो परत कहलाती है माइलिन शीथ। क्या है? माइलिन शीथ। जी हाँ, ये परत कहलाती है। तो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के चारों ओर पाई जाने वाली
जो सुरक्षात्मक और अवरोधक परत होती है उसको माइलिन शीथ कहा जाता है। यह परत तंत्रिका तंतुओं को इंसुलेट करती है जो तंत्रिका आवेग को तेजी से और कुशलता से यात्रा करने में मदद करती है। अच्छा, माइलिन जो होता है, माइलिन शीथ जो होता है, बीच बीच में छोटे अंतराल होते हैं जिन्हें रेनवियर के नोड्स कहा जाता है। रेनवियर के नोड्स किसे कहा जाता है, ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है माइलिन शीथ। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पौधों में गुरुत्वानुवर्तन के लिए मुख्यतः कौन उत्तरदायी होता है? तो वो उत्तरदायी होता है ऑक्सिन। तो पौधों में गुरुत्वानुवर्तन के लिए जो है मुख्यतः ऑक्सिन नामक जो है पादप हार्मोन जो है उत्तरदायी होता है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये हार्मोन जो होता है निचले भाग में जो है जमा हो जाता है, जिससे तने और जड़ की जो है वृद्धि में अंतर आता है। जैसे नहीं आप देखते हैं नीचे मोटा होता है ऊपर पतला होता है, तो ये जो है ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन उत्तरदायी होता है। ये जो प्रश्न आया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यकीन मानिए, हो सकता है कि इस प्रश्न से जो मैं अभी फैक्ट बताने वाला हूं उससे एक प्रश्न आपका जरूर फंसेगा, ये मेरा दावा है। प्रश्न है, सबसे अधिक ध्वनि वेग किस में होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो होता है ठोस में। आइए इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो सीधा सीधा प्रश्न पूछता है रेलवे, हम उसकी बात कर लेते हैं। सीधे सीधे रेलवे प्रश्न पूछता है, वो जैसे पूछ लेता है कि ठोस में कितनी चाल रहने वाली, खास करके जैसे स्टील है, लोहा है, जो जो प्रश्न अभी तक पूछा है रेलवे ने उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पे रख दिया उनके फैक्ट बताने के लिए। तो देखिए, स्टील में जो है 5920 मीटर प्रति सेकेंड जो है रहता है, लोहा में 5120 मीटर प्रति सेकेंड रहता है, और एल्युमिनियम ने जो है 6420 मीटर प्रति सेकेंड जो है रहता है। और जब आपसे लिक्विड पूछेगा तो ये जो है द्रव के बारे में पूछता है, तो पानी में जो है 1480 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अच्छा, एक चीज का आप लोग द्रव में की बात आई है, तो जो प्रश्न पूछता मैंने नहीं रखा वो आप लोग सर्च करके बताइएगा कि जो समुद्री जल में जो है वो ध्वनि का वेग कितना होता है, ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा, गैस की अगर हम बात कर लेते हैं, तो गैस में जो है जैसे शुष्क हवा जो होती है 20 डिग्री सेल्सियस पर, उसमें 343 मीटर प्रति सेकेंड रहती है गति। और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 1270 जो है मीटर प्रति सेकंड रहता है। निर्वात की अगर बात करें वैक्यूम की, तो उसमें जो है शून्य रहता है। क्यों शून्य रहता है? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती, इसलिए वैक्यूम जब ऑप्शन में दिया होगा तो वो एकदम गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नाभिक में। कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मोटर जो है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। जी हाँ, चुंबकीय प्रभाव पर। तो जब किसी चालक में जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है कि उसके चारों ओर जो है एक चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रभाव की खोज जो है वो क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने की थी। चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है वो क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने की थी। अच्छा, विद्युत प्रेरण की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यह वह परिघटना होती है जिसमें चालक के चारों ओर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसमें धारा जो है उत्पन्न होती है। और यह सिद्धांत जो है वो जनरेटर और ट्रांसफार्मर में काम करने का आधार है, विद्युत प्रेरण। अच्छा, रासायनिक प्रभाव की अगर हम बात कर लेते हैं, तो रासायनिक प्रभाव में किसी विद्युत अपघट्य द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जल का विद्युत अपघटन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है विद्युत लेपन इसमें शामिल है। अच्छा, तापीय प्रभाव की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जब किसी तार या पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है। यह प्रभाव विद्युत बल्ब, हीटर और फ्यूज जैसी चीज़ों में जो है वो उपयोग होता है। तो ये सारे जो है फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है और रेलवे इनसे कई बार प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि कोशिका भित्ति, ऊतक, रिक्तिकाएं ये सभी पाए जाते हैं। देखिए, कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो यह पादप कोशिकाओं का एक बाहरी आवरण होता है जो क्या करता है, उनको ठोस, कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कोशिका भित्ति होती है ये जंतुओं में नहीं पाई जाती, ये आप लोग हमेशा ध्यान
ध्यान रखिएगा। और ऊतक की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऊतक जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हरित लवक जो होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है और केवल पादप कोशिकाओं में ही ये पाए जाते हैं। अच्छा, रिक्तिकाएं की अगर बात कर लें तो वैक्यूम की अगर बात कर लेते हैं तो ये जो है पादप कोशिकाओं में बड़ी और केंद्रीय होती हैं, परंतु जब जंतु कोशिकाएं जो होती हैं उनमें छोटी या अनुपस्थित होती हैं। लेकिन ये पूरी तरह से पादप में ही जो है, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पादप में ही पाई जाती, ये जो है पादप और जंतुओं दोनों में पाई जा सकती। अच्छा, ऊतक की यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं तो ऊतक जो होता है वो कोशिकाओं का समूह होता है। ऊतक जो होता है वो कोशिकाओं का समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुजली के रोग इसके 20 का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो हो जाएगा कवक। कौन सा है? तो वो हो जाएगा कवक। तो इसके बीच खुजली का जो मुख्य कारण होता सूक्ष्म कीट होता है जो विशेष रूप से जो होता है वो एक छोटा घुन जो त्वचा में सुरंग बना करके अंडे देता है, जिससे क्या होता है कि तीव्र खुजली और दाने उत्पन्न होते हैं। और यह एक परजीवी संक्रमण है जो त्वचा से त्वचा के संपर्क में फैलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ में। ना जाने कितनी बार जो है ये प्रश्न पूछा गया है रेलवे में। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है? पहली बात तो इसके आकार के बारे में जान लीजिए कि ये मस्तिष्क के आधार पर एक मटर के दाने के आकार की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरीर की लगभग अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों और अंगों के कार्यों को नियंत्रित करती है। यह हार्मोन का उत्पादन करके अन्य ग्रंथियों जैसे कि थायराइड, एड्रिनल और प्रजनन अंगों को हार्मोन बनाने और रोकने के लिए जो है ये निर्देशित करने का कार्य करती है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जलीय द्रव कहाँ पाया जाता है? तो मानव नेत्र में जो जलीय द्रव है वो कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है। जी हाँ, मानव नेत्र में जलीय द्रव जो होता है वो जो पाया जाता है वो पाया जाता है कॉर्निया और लेंस के बीच में। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं कि जलीय द्रव क्या होता है तो इसका एक अलग से नाम पूछ लेता है। कभी कभी जलीय द्रव ना देता है वहां पे दे देता है एक्वायस ह्यूमर। क्या है? एक्वायस ह्यूमर जो होता है उसी को जलीय द्रव कहते हैं और वो कॉर्निया और लेंस के ठीक बीच में भरा होता है। और ये विशेष रूप से जो है कॉर्निया और आइरिस के बीच का भी स्थान होता है, जिसको क्या कहा जाता है? अग्रकच्छ कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न अग्रकच्छ के बारे में पूछा जा चुका है जो कॉर्निया और आइरिस के बीच का स्थान होता है। अच्छा, पक्षकच्छ की अगर हम बात कर लेते हैं तो आइरिस और नेत्र लेंस के बीच का स्थान जो है वो पक्षकच्छ कहलाता है। ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वृद्धावस्था को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो कौन सा हार्मोन है? तो वो हो जाएगा एथिलीन। कौन सा है? एथिलीन। तो पौधों में वृद्धावस्था को मुख्य रूप से ऑक्सिक एसिड जो होता है, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है और एथिलीन जो है वो प्रेरित करता है। अच्छा, ऑब्सिसिक एसिड जो होता है वो जो अम्ल होता है वो पत्तियों के झड़ने और बुढ़ापे की शुरुआत के लिए मुख्य रूप से जो है उत्तरदायी होता है। अच्छा, जो एथिलीन होता है वो गैसीय हार्मोन जो फलों को पकाने और जीर्णता को तेज करने का कार्य करता है। और जो एथिलीन है यह एक गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है। क्या है? गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है। अच्छा, एक प्रश्न जो है ये ध्यान रखिएगा, कई बार साइटोकाइनिन से भी पूछा है तो मैं बताते देता हूँ यहाँ पे कि साइटोकाइनिन जो होता है यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो इसके विपरीत कार्य करता है। क्या करता है? यह पौधों में प्रोटीन के टूटने से रोकता है और वृद्धा अवस्था और जीर्णता को देरी से उसमें बुढ़ापा लाने का कार्य जो है वो साइटोकाइनिन का होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब कि पौधों में वृद्धावस्था को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो है एथिलीन। और पौधों में वृद्धावस्था को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो हो जाएगा साइटोकाइनिन। कौन सा हो जाएगा? साइटोकाइनिन। दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के गर्भाशय में आरोपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भ्रूण के गर्भाशय में आरोपण की जो प्रक्रिया कहलाती है वो इम्प्लांटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? इम्प्लांटेशन जो है कहलाती है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो भ्रूण का गर्भाशय की आंतरिक दीवार से जुड़कर स्थापित होने की प्रक्रिया को आरोपण या प्रत्यारोपण कहा जाता है। यह गर्भावस्था की शुरुआत का मुख्य चरण है जो निषेचन के लगभग में 6 से 10 दिनों के
बाद में होता है। इम्प्लांटेशन, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? कौन सी विधि है? तो वो हो जाएगी मुकुलन। क्या है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? तो वो हो जाएगी मुकुलन। तो हाइड्रा में मुख्य रूप से मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसके अलावा हाइड्रा जो है, ये जो हाइड्रा जो है प्रक्रिया के द्वारा भी जनन जो है करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्त्री में निषेचित अंडाणु का प्रथम विभाजन कहाँ होता है? तो वो कहाँ पे हो जाएगा? तो वो होता है फैलोपियन नलिका में। कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। तो मानव स्त्री में निषेचित अंडाणु का प्रथम विभाजन फैलोपियन ट्यूब में होता है। यह प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला इस्थमस जंक्शन में शुरू होती है, जहाँ अंडाणु और शुक्राणु जो है वो यहाँ पर आकर के मिलते हैं। तो मानव स्त्री में निषेचित अंडाणु का प्रथम विभाजन कहाँ होता है? तो वो होता है फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिषेक जनन का उदाहरण कौन सा है? तो अनिषेक जनन का जो उदाहरण है तो वो है मधुमक्खी में नर। क्या है? मधुमक्खी में नर। तो अनिषेक जनन जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन मतलब नर और मादा युग्मन के मिलन के ही मादा के अंडाणु से एक नए जीव का जन्म होता है, जैसे मधुमक्खी। तो रानी मधुमक्खी द्वारा दिए गए कुछ अनिषेचित अंडों से नर मधुमक्खी ड्रोन का जन्म होता है। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कि छिपकली और सांप की, तो कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जैसे कोमोडो ड्रैगन में नर की अनुपस्थिति में भी मादा अकेले ही बच्चे पैदा करने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराग कोश में परागकण किस प्रक्रिया से बनते हैं? तो पराग कोश में जो परागकण होते हैं वो जो है अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ में जाएगा। तो पराग कोश में परागकण लघु बीजांडु जो है नामक प्रक्रिया के द्वारा जो है बनते हैं। जी हाँ, तो पराग कोश में परागकण जो होते हैं लघु बीजाणु जन्म नामक प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। और इस प्रक्रिया में जो है क्या होता है कि पराग कोश में स्थित परागमृत कोशिकाएं जो हैं वो अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं और अगुणित और लघु बीजाणु बनाती हैं, जो बाद में विकसित होकर के परागकण बन जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन के अनेक प्रभाव को क्या कहते हैं? तो एक जीन के अनेक प्रभाव को जो है वो बहु प्रभाविता कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ में जाएगा। तो एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षणों या प्रभावों को नियंत्रित करने या दिखाने की इस आनुवांशिक घटना को प्लीओट्रॉफी या बहुप्रभाविता कहते हैं। आनुवांशिकी में जब एक अकेला जीन एक से अधिक शारीरिक या लक्षण प्रारूपी प्रभावों को व्यक्त करता है तब उस जीन को प्लीओट्रोपिक जीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में RH कारक की खोज किसने की थी? तो RH कारक की खोज जो है वो लैंड स्टीनर एवं वीनर ने की थी। जी हाँ, मानव में RH कारक की खोज जो है वो लैंड स्टीनर एवं वीनर ने की थी। मानव रक्त में RH कारक की खोज कार्ल लैंड स्टीनर और उनके सहयोगी अलेक्जेंडर वीनर ने की थी। कब की थी? 1940 में की थी। ये प्रश्न जो है सीधा सीधा रेलवे ने पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो गुणसूत्रों का जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो होता है पेकाइटिन में। कहाँ होता है? तो वो होता है पेकाइटिन में। तो गुणसूत्रों का जो क्रॉसिंग ओवर होता है अर्धसूत्री विभाजन के पहले चरण की प्रोफेज अवस्था के पेकिटीन उपचरण में होता है। और यह जो है अर्धसूत्री विभाजन का विस्तृत प्रकार की अगर हम बात कर लेते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन का विस्तृत प्रकार, तो ये 5 चरण में होती है। कौन कितने? 5 चरण में होती है। पहला लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन और तीसरा पेकिटीन। इसी चरण में समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में आनुवांशिक सामग्री मतलब DNA का आदान प्रदान होता है। और जो है चौथा होता है डिप्लोटीन और 5वां होता है डाइकानाइसिस। क्या होता है? डाइकानाइसिस। ये जो है 5वां होता है। ये 5वां आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, योग्यतम की उत्तरजीविता शब्द किसने दिया था? तो वो किसने दिया था? तो वो जो है स्पेंसर ने दिया था। किसने? स्पेंसर ने जो है ये दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का विकास किसने किया था? तो वो जो है किसने किया था? तो वो किया था अलेक जेफ्रीज ने। जी हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी का प्रारंभिक विकास जो है सर एलेक जेफ्रीन ने 1984 में, जी हाँ 1984 में इंग्लैंड के लीसेस्टर विश्वविद्यालय में किया था। दुनिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक सर एलेक जेफ्रीन माने जाते हैं। वहीं भारत में इस तकनीकी को विकसित करने और फोरेंसिक विज्ञान में लाने का श्रेय जो है वो डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है, जिन्हें व्यापक रूप से भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कहा जाता है। तो भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक जो है वो डॉक्टर लालजी सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्थानिक प्रजातियों को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है स्थानिक प्रजाति, जो है विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थानिक प्रजाति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण चक्रण को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? तो वो कहेंगे जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहेंगे? जैव भू रासायनिक चक्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण तत्वों के चक्रण को पोषण चक्र या भू रासायनिक चक्र जो है वो कहा जाता है। और यह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस जैसे आवश्यक तत्व जो है वो पर्यावरण मतलब मिट्टी, वायु। वीडियो को आप लोग हाइप जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार अगर चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चिकनी सतह पर फिसलती हुई वस्तु अंततः रुक जाती है क्योंकि सूक्ष्म घर्षण बल सदैव उपस्थित रहता है, इसीलिए वो जो है एक समय पर वो जो है जाकर के रुक जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए उसका संवेग जो हो जाएगा तो वो भी दोगुना हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा? तो वो भी जो है अंडर रूट जो है वो दोगुना हो जाएगा। तो देखिए यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होती है वो दोगुनी कर दी जाए तो उसका द्रव्यमान जो होता है द्रव्यमान m स्थिर रहे तो उसका संवेग जिसको हम p से प्रदर्शित करते हैं वो जो है लगभग जो है अंडर रूट दोगुना लगभग में 1.14 जी हाँ गुना जो है वो बढ़ जाता है। और ये इसका जो है गतिज ऊर्जा और संवेग के संबंध को इस प्रकार हम दर्शाते हैं। ये आपको पीडीएफ में साथ में ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धातु की छड़ को गर्म करने पर उसका प्रसार मुख्यतः किस कारण से होता है? तो वो होता है परमाणुओं के बीच औसत दूरी का बढ़ जाना। जी हाँ, परमाणुओं के बीच औसत दूरी का बढ़ जाना। तो किसी वस्तु की छड़ को गर्म करने पर उसका प्रसार मुख्यतः किस कारण होता है? तो वो होता है परमाणुओं के बीच औसत दूरी बढ़ जाना। तो जब किसी भी धातु को ऊष्मा मतलब हीट दी जाती है तो उसके भीतर जो परमाणु मौजूद होते हैं वो गतिज ऊर्जा में बदल जाते हैं, जिसके कारण जो परिणाम स्वरूप परमाणु अधिक तेजी से और बड़े आयाम के साथ कंपन करने लगते हैं। चूंकि क्या होता है कि परमाणु अपनी मूल स्थिति से अधिक दूर तक कंपन कर सकते हैं। जी हाँ, इसलिए उनके बीच का औसत अंतर बढ़ जाता है और इसे ही ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। जिससे क्या होता है कि जो है इसके कारण छड़ की कुल लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में जो है वो वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में ध्वनि तरंग के संचरण न होने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो वो कारण होता है माध्यम का अभाव। जी हाँ, ध्वनि जो है संचरित जो है वो निर्वात में नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस अवस्था में होती है? तो वो हो जाएगी यहाँ पर ठोस अवस्था में। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है, मैंने पिछली ही क्लास में आपको पूरा बता रखा है कि जो रेलवे पूछ रहा है इस टाइम पे, जैसे स्टील में पूछेगा कि ध्वनि की चाल समुद्री जल में है, एल्युमिनियम में है, लोहा में है, आसुत जल में है, तो इन सभी में पूछता है। और मैंने पिछली क्लास में आपको पूरी व्याख्या के साथ में लिखित तौर पर समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनाद की घटना कब उत्पन्न होती है? तो जो अनुनाद की घटना है वो बाह्य आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाए तब अनुनाद की घटना जो है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा का वह संचरण जिसमें माध्यम के कण स्वयं स्थानांतरित नहीं होते हैं वो कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं चालन। क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं चालन। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो होता है आभासी और सीधा। कैसा होता है? तो वो होता है आभासी और सीधा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण होता है कि प्रकाश की चाल बदलना, ये प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा अत्यधिक चमकीला क्यों दिखाई देता है। तो वो दिखाई इसलिए देता है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो है हीरा वो अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है। देखिए, जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा आप जो है एनसीईआरटी लेवल के प्रश्न जो है नहीं बना पाएंगे। तो बेसिक कंप्लीट कीजिए, उसके साथ में जो मैं एनसीईआरटी की क्लास दे रहा हूँ उसका भी आप रेगुलर बेस पे रिवीजन कीजिए और आपकी साइंस बेहतर हो जाएगी। यकीन मानिए रेलवे की साइंस जो है आप फुल में फुल जो है मार्क्स जो है कवर करने वाले हैं, फुल में फुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। जी हाँ, यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में डूबी हुई वस्तु ऊपर उठी हुई क्यों प्रतीत होती है। तो वो जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वो उठी हुई दिखाई देती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण क्या है। तो वो कारण क्या है, तो वो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। क्या है, तो वो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है। तो वो इसलिए टंगस्टन का ही बनाया जाता है क्योंकि टंगस्टन जो धातु है उसका गलनांक जो है वो बहुत अधिक होता है, इसीलिए बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है। तो वो किया जाता है अत्यधिक धारा से सुरक्षा के लिए। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो वो करती है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहक चालक पर बल। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सीधी धारा वाहक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो वो है दाहिने हाथ का अंगूठा नियम। जी हाँ, दाहिने हाथ का अंगूठा नियम का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु दाब मापने के लिए प्रयुक्त वैज्ञानिक उपकरण कौन सा है। तो वो हो जाएगा बैरोमीटर। जी हाँ, बैरोमीटर का उपयोग जो है वो वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए सामान्यतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो वो की थी बेकुरल ने। किसने की थी, तो वो की थी बेकुरल ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का आविष्कार किस वैज्ञानिक से संबंधित माना जाता है। तो वो माना जाता है थॉमस एडिसन। कौन, थॉमस एडिसन से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों के अध्ययन हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। तो वो हो जाएगा माइक्रोस्कोप। कौन सा है, तो वो हो जाएगा माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी वस्तु का जड़त्व किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है। तो वो करता है उसके द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो किया गया कार्य होगा। तो किया गया कार्य जो है वो शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट के ऊपर उठने का मुख्य सिद्धांत कौन सा है। तो वो हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर क्यों लगाते रहता है। तो वो क्यों लगाता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आवश्यक अपकेंद्रीय बल को जो है वो प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तरल में डूबी वस्तु पर उत्प्लवन बल किस कारण उत्पन्न होता है। तो वो होता है दाब के अंतर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है काले रंग की वस्तु में ऊष्मा की अच्छी अवशोषक क्यों होती हैं। तो वो क्यों होती हैं, वे अधिकांश विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी गैस का तापमान बढ़ाया जाए और आयतन स्थिर रखा जाए तो गैस का दाब क्या होगा। तो गैस का दाब जो है वो बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समयांतराल लगभग कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 0.1 सेकेंड। जी हाँ, 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के दौरान कौन सी राशि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है? तो वो पहुंचती है ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा विकिरण द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है, तो वो पहुंचती है। विकिरण को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ, विकिरण को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग वाहन के हेडलाइट में क्यों किया जाता है? तो प्रकाश के समानांतर किरणों में बदलने के लिए जो है ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो उसका कौन सा गुण बदलता है? तो उसका जो है वो चाल बदल जाएगी। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? तो वो हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है वो इंद्रधनुष जो है बनने का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा रहेगा? तो उत्तल लेंस के द्वारा बना हुआ जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो हमेशा उल्टा रहेगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो वो जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है वो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए निम्न में से क्या किया जाए? तो उसकी लंबाई अगर बढ़ा दी जाए तो उस चालन का जो है वो चालक का प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ में। प्यारे साथियों, आप लोग जो है लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देंगे क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथों में उपकरण समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो वो क्यों जोड़े जाते हैं? प्रत्येक उपकरण का मान जो उपकरण को समान विभवांतर प्राप्त हो, इसीलिए जो है घरेलू विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो वो क्या किया जाता है? नरम लोहे का क्रोड प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो वो हो जाएगा स्फेग्नोमीटर जो है इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो वो हो जाएगा सिस्मोग्राफ। कौन सा है? तो वो हो जाएगा सिस्मोग्राफ। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। टेलीफोन के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है ग्राहम बेल को। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो वो की थी विल्हेम रॉन्टजन ने। विल्हेम रॉन्टजन ने जो है एक्स किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो वो आवश्यकता होती है आयोडीन की। जी हाँ, आयोडीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वो हो जाएगी तंत्रिका कोशिका जो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में अंधा धब्बा क्यों बनता है? तो वो क्यों बनता है? वो बनता है फोटो रिसेप्टर जो है जब नहीं होते हैं तब जो है नेत्र में अंध बिंदु जो है वो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से आरबीसी नष्ट होने लगते हैं? तो वो हो जाएगा विटामिन ई। जी हाँ, विटामिन ई की कमी से जो है शरीर में आरबीसी जो है वो नष्ट होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक सक्रिय एंजाइम किस ताप पर कार्य करते हैं? तो वो हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस पर। जी हाँ, 37 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो एंजाइम जो है सक्रिय कार्य करते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर क्लास अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एक्सीलेंट वीडियो, नाइस वीडियो का, ग्रेट वीडियो। इस टाइम में हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है यार। तो आप लोग जो है रिवीजन करते रहिए, मेरी दुआ है। और मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं जिससे जो है आप लोग बेहतर से बेहतर नंबर जो है प्राप्त कर सके। बस आप लोग रिवीजन में कमी मत छोड़िएगा। बाकी जो है सिलेबस के बाहर नहीं जाने दूंगा। जितना सिलेबस मैंने पढ़ाया है, कंटेंट दिया है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाला है। आप लोग बस रिवीजन पर ध्यान दीजिए।
कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी साइंस और टीसीएस पैटर्न पर आधारित जीके अगर लेनी है आपको तो वो जो है 99 रुपये में दी जा रही है। जी हाँ, मात्र जो है ये 99 रुपीज़ में दी जा रही है। आप लोग जो है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और आज के क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाली है क्लास की पीडीएफ। ये 99 वाली पीडीएफ जो 10,000 क्वेश्चन चाहिए वो 99 में दी जा रही है। आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।